हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी रिवाइज अबाउट द फंक्शंस। हमने देखा कि कैसे फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते हैं स्टैक मेमोरी में। बट इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर प्लेलिस्ट। आज हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो व्हाट इज रिकर्जन? क्या होता है रिकर्जन? Recursion. So recursion is when a function calls itself for a smaller input. That is known as recursion. जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है फॉर अ स्मॉलर इनपुट, दैट इज नोन एज रिकर्जन। हमने पढ़ा था व्हाट इज दिस फंक्शन, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है? अ ब्लॉक ऑफ अ कोड होता है एंड दे आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हमने ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। Okay. जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है एक स्मॉलर इनपुट के लिए, दैट इज नोन एज रिकर्जन। हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हम एक बार सिनेरियो देखते हैं। हमने पिछली क्लास में किया क्या था? प्रीवियस क्लास में हमारे पास क्या सिनेरियो था? हमारे पास एक फंक्शन होता था, मान लीजिए उसका नाम है ए। हम ए फंक्शन में से बी फंक्शन को कॉल देते थे, ठीक है। हमारे पास बी फंक्शन आता था, बी फंक्शन में से हम सी फंक्शन को कॉल देते थे। तो ये कुछ सिनेरियो था हमारे पास पिछली क्लास में कि एक फंक्शन आता था ए फंक्शन में से हमने बी फंक्शन को कॉल दी, बी फंक्शन में से हमने सी फंक्शन को कॉल दी। तो ये कुछ सिनेरियो था। और ये स्टैक वाली मेमोरी में कैसे दिखता था? ये मेमोरी में इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं हम ये। तो सबसे पहले आता था हमारे पास मेन फंक्शन फ्रेम। ये तो आपको पता है, सबसे पहले जो स्टैक वाली मेमोरी में आएगा ना, वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन फ्रेम आ गया स्टैक वाली मेमोरी में। मेन फंक्शन में से मैंने किसकी कॉल दी? ए फंक्शन की कॉल दी, ठीक है। ए फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हुई, ए फंक्शन से मैंने बी फंक्शन को कॉल दी, बी फंक्शन की मेमोरी एलोकेट हुई, बी फंक्शन से मैंने सी फंक्शन को कॉल दी और सी फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट हुई। तो प्रीवियस क्लास में हमारे पास ये कुछ सिनेरियो था, ठीक है। ए फंक्शन, ए फंक्शन, बी फंक्शन, बी फंक्शन, सी फंक्शन, सी फंक्शन, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो था हमारे पास पिछली क्लास में। आज की क्लास में क्या सिनेरियो होगा? आज की क्लास में क्या सिनेरियो होगा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। टुडेज क्लास। रिकर्जन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? रिकर्जन की डेफिनेशन होती है जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता था। पिछली क्लास में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता था। ये मेरे पास ए फंक्शन आता था, ए फंक्शन से मैं बी फंक्शन को कॉल करता था, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता था। आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में होगा जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ए। तो ये जो फंक्शन होगा ना ए, ये जो मेरे पास फंक्शन है ए, ये मेरे पास फंक्शन है, ये किसको कॉल करेगा? ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। पिछली क्लास में क्या होता था? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता था। आज की क्लास में एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। और रिकर्जन की डेफिनेशन क्या बोलती है? रिकर्जन की डेफिनेशन बोलती है जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है फॉर अ स्मॉलर इनपुट। ये फॉर अ स्मॉलर इनपुट पे हम बाद में आएंगे, बट जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, दैट इज नोन एज रिकर्जन। स्टैक वाली मेमोरी में कैसे दिखेगा? स्टैक वाली मेमोरी में ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन में से हमने ए फंक्शन की कॉल दी, ए फंक्शन में से हमने फिर से ए फंक्शन की कॉल दी, फिर से ए फंक्शन की कॉल दी। कुछ ये होगा आज की क्लास में हमारे पास सिनेरियो। प्रीवियस क्लास में क्या था? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की कॉल जा रही थी, बट आज की क्लास में उसी फंक्शन की कॉल जाएगी, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है कि व्हाट वी आर गोइंग बी डूइंग इन टुडेज क्लास, आज हम करेंगे क्या आज ही, ठीक है। आज हम ये करेंगे कि ए फंक्शन उसी को ही कॉल कर रहा है, दैट इज नोन एज रिकर्शन, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम देखेंगे कि रिकर्जन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रिंट डिक्रीजिंग करना है, प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको यूजर एक इनपुट दे देगा, लेट सपोज n इज अ इनपुट, आपको n से लेकर 1 तक प्रिंट करनी है वैल्यूज, ठीक है। इनपुट दे देगा आपको n और आपको n से लेकर 1 तक की वैल्यूज प्रिंट करनी है, आपको n से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। सपोज n इज इक्वल टू 5, देन आपको प्रिंट क्या करना है, 5 4 3 2 1। सपोज n इज इक्वल टू 3, तो आपको प्रिंट क्या करना है, 3 2 1। सपोज n इज इक्वल टू 1, तो आपको प्रिंट क्या करना है, 1। ये प्रिंट करना है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये क्वेश्चन किससे इंप्लीमेंट करना है, ओनली रिकर्जन से, लूप से इंप्लीमेंट नहीं करना है। हम कर सकते हैं, लूप से कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता देता हूं, जो क्वेश्चन आप रिकर्जन से कर सकते हैं वही क्वेश्चन आप आइटरेटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब ये चीज के ऊपर भी हम बहुत बात करेंगे, ये जो चीज मैंने बोली है कि जो चीज आप रिकर्सिवली कर सकते हो वो आप आइटरेटिव भी कर सकते हो, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बातें होंगी हमारे पास, ठीक है। बट इनिशियली अभी के सिनेरियो में हमको प्रिंट कर क्या करना है, डिक्रीजिंग वैल्यू प्रिंट करनी है बाय यूजिंग ओनली द रिकर्जन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कैसे करें इसको, क्वेश्चन को, रिकर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम रिकर्जन को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और वो स्टेप्स होते क्या हैं वो देखते हैं। हमको इन स्टेप्स को हमेशा याद रखना है, अगर हमको कोई रिकर्जन को इंप्लीमेंट करना है हमेशा याद रखना है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपके सारे रिकर्जन के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप होता है हमारे पास आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करो कि आपके पास बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा स्टेप स्मॉलर प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप क्या है, सेल्फ वर्क या सेल्फ डन या सेल्फ वर्क बोल देते हैं हम इसको। फोर्थ स्टेप बेस केस। ये आपके पास ये 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 चीजें हैं। आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ वर्क और बेस केस। अगर आपको ये 4 चीजों के बारे में पता चल जाता है तो आप रिकर्जन को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब हम ये चारों चीजें इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये चारों चीजें इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रिंट डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको n से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करना है। और सपोज यहाँ पे n क्या है हमारे पास, सपोज यहाँ पे n है हमारे पास 5। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 5 और आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो आपके पास बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, आपके पास बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। आपके पास बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। ये आपके पास बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमने बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया।
अब आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान से सुनना। स्मॉलर प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, ये आपके पास बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये होगी आपके पास बिग प्रॉब्लम। आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, आपके पास होगी बिग प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी? स्मॉलर प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपको 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है आपके पास? स्मॉलर प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपको 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। बिग प्रॉब्लम क्या है? 5 to 1 काउंटिंग प्रिंट करनी है। स्मॉलर प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपको 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। बिग प्रॉब्लम 5 से लेकर 1 तक की, स्मॉलर प्रॉब्लम 4 से लेकर 1 तक की। ये होगी आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज बोलने वाला। आप एज्यूम करोगे कि जो आपकी रिकर्सिव कॉल होगी ना, जो आपका रिकर्जन होगा या रिकर्सिव कॉल होगी, आप एज्यूम करोगे कि आपका रिकर्जन आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। आप एज्यूम करोगे कि रिकर्जन आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। आप ये चीज को एज्यूम करोगे कि जो रिकर्जन होगा ना वो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। कैसे लेके आएगा छोड़ दो, बस अभी आप ये चीजें को नोटिस करो। ठीक है, कि जो आपका रिकर्जन होगा ना वो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा और हर क्वेश्चन में लेके आएगा, हर बारी लेके आएगा। ठीक है, जो आपकी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपका बिगर प्रॉब्लम होता है ना वो आपका जनरली क्वेश्चन ही होता है। जैसे कि प्रिंट डिक्रीजिंग, कि आपको 5 से लेकर 1 तक का डिक्रीजिंग करना है, तो डिक्रीजिंग वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपका 5 to 1 जो डिक्रीजिंग वैल्यू प्रिंट करनी है ना वो आपकी बिगर प्रॉब्लम होगी। आपको मान लीजिए 7 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो जो 7 फैक्टोरियल है वो आपकी बिगर प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आपको 2 की पावर 7 फाइंड आउट करनी है, जो आपकी 2 की पावर 7 है ना वो आपके पास बिगर प्रॉब्लम है। जनरली जो आपके पास क्वेश्चन रहता है ना वो आपका बिगर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर जो होगा ना, ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा 4 to 1, ये 4 to 1 प्रिंट करके लेके आएगा मेरा रिकर्जन। ये चीज मैं एज्यूम करके चलूंगा, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो कि आप एज्यूम करके चलोगे जो आपकी रिकर्सिव कॉल होगी या आपका रिकर्जन होगा वो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। ठीक है, तो ये चीज का आंसर आपका रिकर्जन लेके आ चुका है। ठीक है, जब आपका आंसर ये 4 से लेकर 1 तक का रिकर्जन लेके आ चुका है, ओके, ठीक है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आता है सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क ये हो गया आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर और ये हो गया आपके पास बिगर प्रॉब्लम का आंसर। सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क ये बोलते हैं जो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर आया है, जो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर आया उसको मैं क्या करूं कि वो बड़े प्रॉब्लम का आंसर बन जाए, वो मेरा बड़ा प्रॉब्लम का आंसर बन जाए। मैं स्मॉलर प्रॉब्लम में क्या कुछ एडिट करूं या कुछ क्या ऐड करूं या कुछ सब्ट्रैक्ट करूं या कुछ मैनिपुलेशन करूं कि मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाए। मैं क्या करूं? मैं एज्यूम करूंगा कि ये तो मेरा काम लेके आ गया, स्मॉलर प्रॉब्लम मेरा करके आ गया, ये चीज मेरा रिकर्जन ने करके लेके आ गया। ठीक है, ये चीज मेरा रिकर्जन ने कर दिया। अब जो मेरा ये काम करके लेके आया है रिकर्जन, अब मैं इसमें क्या मैनिपुलेशन करूं, मैं क्या यहां पे कुछ एडिट करूं या कुछ क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये मेरा बड़े प्रॉब्लम का आंसर बन जाए। स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को कहते हैं सेल्फ वर्क। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं सेल्फ वर्क। इतनी बात क्लियर है? तो यार मैं एक बात बताओ, ये चीज तो मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम लेके आया है, ये चीज तो मेरी रिकर्जन लेके आई है और मेरे को इसको स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 ऐड कर दूं? क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 ऐड कर दूं, तो मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? इसे हम कहते हैं सेल्फ वर्क। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है कि क्या सिनेरियो क्या है, क्या हुआ क्या। मैं 3-4 एग्जांपल और लेके समझाऊंगा आपको, और ये बेस केस के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हम ये 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैं 3-4 एग्जांपल और लेता हूं और उससे अच्छे ढंग से और समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा अभी, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। एक सेकेंड। ओके, पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम 3-4 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हम्म, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल हमारे पास ये है कि प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट इंक्रीजिंग। दूसरा ये है फैक्टोरियल। तीसरा क्या है, पावर, फाइंड पावर, फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। प्रिंट इंक्रीजिंग में हमको क्या करना है, हमको 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना है, हमको ऐसा प्रिंट करना है। फाइंड फैक्टोरियल में क्या करना है, हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 5, और 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फाइंड पावर में क्या करना है, हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, और मेरे को 2 की पावर n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज करना है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि प्रिंट इंक्रीजिंग 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। फाइंड फैक्टोरियल कि हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, हमको n दे दिया जाएगा 5, और हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड पावर, हमको इनपुट में दे दिया जाएगा n, और हमको 2 की पावर n फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये 3 केसेस है, ठीक है। और हमको ये तीनों के तीनों केसेस बाय यूजिंग द रिकर्जन इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास रिकर्जन में कि आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। और मेरे को पता है कि जो मेरे पास बिगर प्रॉब्लम होती है ना, जनरली वो ही मेरा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करो, तो ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बिगर प्रॉब्लम ये है कि आपको 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम, ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में बिगर प्रॉब्लम क्या है, बिगर प्रॉब्लम ये है कि आपको 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपके पास बिगर प्रॉब्लम क्या है, 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जनरली क्या होता है, बिगर प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके पास क्वेश्चन होता है वही आपके पास बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है। ओके, फाइंड पावर, पावर वाले क्वेश्चन में क्या है, मेरे को 2 की पावर 4 फाइंड आउट करनी है। तो जब मेरे को फाइंड 2 की पावर 4, फाइंड आउट द 2 की पावर 4, 2 रेज टू पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 4 आपका क्या हो गया, बिगर प्रॉब्लम हो गया। जनरली जो आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है वही आपके पास बिगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपके पास बिगर प्रॉब्लम आपने तीनों केसेस में आइडेंटिफाई कर लिया है, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम, ओके। ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम, ओके, वेरी गुड। अब आता है हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम, जो स्मॉलर प्रॉब्लम होती है ना, हम उसको एज्यूम करते हैं कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर, जो स्मॉलर प्रॉब्लम का वर्क होगा, वो रिकर्जन करके लेके आएगा। हम एज्यूम करेंगे कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर या वर्क मेरा रिकर्जन करके लेके आएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन में मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम हो सकती है 2, 3, 4, 5, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। 2,
3 4 5, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम 1 2 3 4 5, स्मॉलर प्रॉब्लम 2 3 4 5, ठीक है, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में बिगर प्रॉब्लम क्या थी? फाइंड 5 फैक्टोरियल। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में स्मॉलर प्रॉब्लम ये होगी कि मैं 4 फैक्टोरियल का आंसर लेके आ जाता हूं। मैं 4 फैक्टोरियल का आंसर लेके आ जाता हूं। 4 3 2 1, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी? 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। और ये कौन करके लेके आएगा आंसर मेरा? ये मैं एज्यूम करूंगा कि ये वाला काम मेरा रिकर्जन करके लेके आएगा। मैं एज्यूम करूंगा कि ये वाला काम मेरा रिकर्जन करके लेके आएगा। स्मॉलर प्रॉब्लम का काम कौन लेके करके आता है? रिकर्जन करके लेके आता है। ये मैं एज्यूम करके चलूंगा, ठीक है। स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर कौन लेके आया? रिकर्जन, ठीक है, क्वाइट गुड। इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2⁴ फाइंड आउट करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी? इस क्वेश्चन में मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम ये हो सकती है, क्यों ना मैं 2⁵ फाइंड आउट कर दूं? क्यों ना कर दूं भाई मैं? बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को 2⁴ फाइंड आउट करना है। स्मॉलर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैं 2⁵ फाइंड आउट कर लूं। और ये 2⁵ कौन करके लेके आएगा? 2⁵ करके कौन लेके आएगा? ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं 2⁴ बोल देता हूँ। बिगर प्रॉब्लम ये है। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉलर प्रॉब्लम हम लिख देते हैं 2⁵। यहाँ पे बिगर प्रॉब्लम क्या थी? फाइंड 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम स्मॉलर प्रॉब्लम को बोल देते हैं फाइंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। और ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा वो कौन करके लेके आएगा? ये 2⁵ का आंसर कौन करके लेके आएगा? ये आंसर कौन करके लेके आएगा? हमारा रिकर्जन। हम एज्यूम करेंगे कि मेरा जो रिकर्जन होगा ना वो ये वाला आंसर लेके आएगा। मेरा जो रिकर्जन होगा वो मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। जो मेरा रिकर्जन होगा वो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। और जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो हमारा क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। फाइंड 5 फैक्टोरियल, फाइंड 20 फैक्टोरियल, प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग, काउंट समथिंग, कुछ भी होता है, ठीक है। जो आपका बड़ा प्रॉब्लम होती है, बिग प्रॉब्लम होती है, वो जनरली आपका क्वेश्चन ही होता है। यहां पे आप लिख दो बेशक, ठीक है। और स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होता है? वो आपका एक बिगर प्रॉब्लम का ही सबसेट होता है। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होता है? एक बिगर प्रॉब्लम का ही सबसेट होता है। और वो कौन करके लेके आता है? आपका रिकर्जन करके लेके आता है, उसका आंसर लेके आता है, ठीक है। ये आप एज्यूम करके चलोगे। रिकर्जन है ना, पूरा एजम्पशन के ऊपर बेस रहता है, ठीक है। आप एजम्पशन एज्यूम करोगे कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर रिकर्जन करके लेके आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है हमारे पास सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क। और आप ये पूछ सकते हो कि ये स्मॉलर प्रॉब्लम पता कैसे करूंगा, मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? ये तो तीनों आसान आसान क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। स्मॉलर प्रॉब्लम मतलब रिकर्जन के क्वेश्चन में ना स्मॉलर प्रॉब्लम फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। उसके बाद तो सब इजी हो जाता है, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। आप एज्यूम करके चलोगे कि रिकर्जन तो लेके आएगा ही आएगा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर। बस आपको है ना वो बताना, अपने प्रोग्राम को बताना कि यार स्मॉलर प्रॉब्लम है कौन सी। वो सबसे बड़ा टास्क होता है रिकर्जन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज रिकर्जन का अगर आप कोड देखोगे ना, रिकर्जन का कोड भी बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, कुछ ज्यादा बड़ा होता नहीं है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं। जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, हमारे पास आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम होगी। आइडेंटिफाई, हमने स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर ले आया, कौन लेके आया? रिकर्जन लेके आया, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि रिकर्जन हमारा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो देखो। थर्ड स्टेप जो होता है ना वो बोलता है सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क क्या बोलता है कि हमको स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर में, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर में क्या एडिशन करूं, क्या सब्ट्रैक्शन करूं, या कुछ मैनिपुलेशन करूं अपने, क्या एड ऑन्स करूं, क्या डिलीशन करूं, कुछ करूं कि मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर
बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाए, मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाए। मैं क्या करूं, मैं क्या चीजें करूं, कुछ एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, कुछ आगे प्रिंट करूं, कुछ बाद में प्रिंट करूं, क्या करूं कि जिससे मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं सेल्फ वर्क, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सेल्फ वर्क क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्मॉलर प्रॉब्लम आंसर टू बिग conversion of smaller problem answer to big problem answer। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि सेल्फ वर्क क्या करता है। सेल्फ वर्क क्या करता है, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं सेल्फ वर्क क्या करेंगे। देखो, ये तो मेरा रिकर्जन लेके आया, ठीक है, ये तो मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर है, ये तो मेरा रिकर्जन लेके आया, ये तो मेरा रिकर्जन लेके आया, ये तो मेरा रिकर्जन लेके, कैसे लेके आया अलग बात है, बट लेके आया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं सेल्फ वर्क करता हूं। सेल्फ वर्क क्या बोलता है कि स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करो। अगर हम देखें तो इधर तक तो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस मेरे को क्या एड ऑन्स करने हैं, बस मेरे को आगे वन एड ऑन करना है, बस आगे ये वन एड ऑन करना है और मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस और बस ये वन एड ऑन करना है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास इधर से लेकर इधर तक तो एग्जैक्ट सेम है। 4 आया, उसके बाद मेरे पास 3 आया, उसके बाद मेरे पास 2 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर। और मैं क्या एड ऑन करूं या क्या सब्ट्रैक्शन करूं या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि जिससे मेरे पास ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम में के आंसर में कन्वर्ट हो जाए। बस और बस मेरे को आगे ये 5 ही तो लगाना है, ये तो मेरे पास सेल्फ डन है, ये 5 लगाऊंगा, ये 5 अगर मैंने ऐड ऑन कर दिया, इसके आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और बस ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा बड़े प्रॉब्लम का आंसर बन तो गया। बस मेरे को यहाँ पे 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये हो गया मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम, ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। यहाँ पे बस और वन, बस और बस आगे 1 प्रिंट करना था, यहाँ पे बस और बस आगे 5 से मल्टीप्लाई करना था। ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि यार ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये चीज तो बस और बस मेरा ये 2⁻³ तो मेरा रिकर्जन लेके आ जाएगा। ये तो मेरे को पता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, मेरी रिकर्सिव कॉल लेके आएगी। बस और बस मेरे को आगे 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, इधर से लेकर इधर तक तो आंसर है ही मेरे पास, जो कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर है। बस और बस मेरे को यहाँ पे 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर है कि क्या कर क्या रहे हैं हम, वो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है। ओके, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि क्या सिनेरियो है। और हमें ना ये तीनों को, ये चारों कोड को, एक तो ये हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ये चारों अपने में ही एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चनों को भी करेंगे। आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, आज की क्लास में तो एक हम बस यही क्वेश्चन कर पाएंगे और एक ये क्वेश्चन कर लेंगे, प्रिंट डिक्रीजिंग कर लेंगे, प्रिंट इंक्रीजिंग कर लेंगे। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक,
मैं एक बारी फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमको एक रिकर्सिव कोड लिखना है तो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, ये 4 स्टेप्स को रट्टा मार दो इनिशियली के लिए, उसके बाद आपको रिवाइज मतलब याद हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को मतलब चुटकियों में कर पाओगे इन 4 स्टेप्स के बेसिस पे। पहली चीज, आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम क्या होती है? बिगर प्रॉब्लम वो होती है जो आपका क्वेश्चन ही है। जनरली जो आपके पास जो क्वेश्चन रहता है ना, फाइंड फैक्टोरियल, फाइंड पावर, प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग, फाइंड सब सीक्वेंसेस, ये सारे के सारे आपके पास बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन रहता है वही आपके पास बिगर प्रॉब्लम रहती है जनरली। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। कि क्वेश्चन ने बोल रखा है प्रिंट डिक्रीजिंग फ्रॉम n to 1, तो आपके पास बिगर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको n से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग वैल्यू प्रिंट करनी है, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम, अब देखते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम वो होती है, आप एज्यूम करते हो, स्मॉलर प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनना ये चीज लाइन को, आप एज्यूम करके चलते हो कि जो आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा ना, जो आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा वो आपका रिकर्जन लेके आएगा। आप एज्यूम करोगे, आप, मैं ये एज्यूम बहुत बारी बोल रहा हूं, एज्यूम करोगे कि जो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा ना, जो आपका स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा वो आपका रिकर्जन लेके आएगा। और ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम रहती है ना, ये बिगर प्रॉब्लम का ही एक सबसेट रहती है। ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम होती है ना, ये बिगर प्रॉब्लम का ही सबसेट रहती है। मेरे को पता है मैंने बहुत गुचड़ पुचड़ कर दी है, बट आप इसको अलग से लिख लो, ये सबसेट रहती है बिगर प्रॉब्लम का। ठीक है, आप एज्यूम करोगे कि रिकर्जन आंसर लेके आएगा, स्मॉलर प्रॉब्लम में आप एज्यूम करोगे कि रिकर्जन आंसर लेके आएगा। ठीक है, ओके। सेल्फ वर्क क्या होता है? सेल्फ वर्क वो होता है कि जो आपका आंसर रिकर्जन लेके आया है, स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर जो रिकर्जन लेके आया है, आप उस स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करते हो, उसे हम बोलते हैं सेल्फ वर्क। स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं सेल्फ वर्क या सेल्फ डन, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मैंने सेल्फ वर्क बोल दिया। बेस केस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बेस केस की भी हम बात करेंगे। हम एक सिनेरियो देखेंगे, उस सिनेरियो से समझ आएगा कि अच्छा बेस केस भी लगाने की जरूरत होती है। ये बेस केस है क्या? बेस केस कुछ नहीं होता, एक स्टॉपिंग कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आइटरेटिव और रिकर्सिव कोड को कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कि हाउ टू कंपेयर देम। ठीक है, टेंशन मत लेना, इतनी चीज क्लियर है। अभी ये बेस केस को तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। बिगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, एज्यूम करो कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर रिकर्जन लेके आएगा, उसके बाद आएगा सेल्फ डन। सेल्फ डन क्या होता है? स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना। और जो मेरे पास ये स्मॉलर प्रॉब्लम होती है ना, वो बड़े प्रॉब्लम का सबसेट ही रहती है। ठीक है, ओके। एक बारी हम ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहली चीज थी कि आपको क्या करना है, बिगर, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, तो बिगर प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपको 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, क्वाइट गुड। आपके पास फाइंड फैक्टोरियल, आपको क्या करना है, आपको 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो आपके पास बिगर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको 5 फैक्टोरियल बताना है। ठीक है, आपके पास बिगर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको 5 फैक्टोरियल बताना है। और जनरली जो आपके पास क्वेश्चन रहता है वही आपके पास बिगर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास फाइंड पावर। आपको 2 की पावर समथिंग बतानी है, 2 की पावर n बतानी है। तो यहाँ पे n क्या है, 4, तो 2 की पावर 4 बताना है। ठीक है, तो 2 की पावर 4, तो आपके पास बिगर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, सबको पता होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 2 की पावर 4, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप, सॉरी, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको 2 raised to power 4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये होगी आपके पास बिगर प्रॉब्लम। वेरी गुड, ओके।
आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ही क्यों बोल रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ समझ आए कि व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम। हम एक बारी क्वेश्चन करेंगे अच्छे ढंग से तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बारी कोड लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, मैं एज्यूम करूंगा स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होती है, बिगर प्रॉब्लम का ही एक सबसेट होती है। मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा जो ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा ना वो रिकर्जन लेके आएगा, वो मेरी रिकर्सिव कोड लेके आएगी। मैं एज्यूम करूंगा कि 2 3 4 5 मेरा रिकर्जन प्रिंट करके लेके आएगा। मैं ये चीज एज्यूम करूंगा। ठीक है, मैं ये चीज एज्यूम करूंगा कि 2 3 4 5 मेरा रिकर्जन प्रिंट करके लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बिगर प्रॉब्लम ये थी कि 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था। स्मॉल प्रॉब्लम मेरे पास ये होगी कि मेरे को 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। बिगर प्रॉब्लम 5 फैक्टोरियल, स्मॉलर प्रॉब्लम 4 फैक्टोरियल। तो मैं एज्यूम करूंगा जो मेरे पास रिकर्जन होगा वो मेरा स्मॉल प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। तो 4 3 2 1 का मेरे पास 4 × 3 × 2 × 1 का मेरे पास आंसर लेके आ गया। और कौन लेके आया, रिकर्जन लेके आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिगर प्रॉब्लम ये थी कि 2 raised to power 4 फाइंड आउट करना है। स्मॉलर प्रॉब्लम ये होगी कि 2 raised to power 3 फाइंड आउट करता हूँ। तो 2 × 3 क्या होता है, 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर कौन लेके आएगा, मैं एज्यूम करूंगा मेरा ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर रिकर्जन लेके आएगा। ठीक है, ओके, ये मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर हो गया। थर्ड स्टेप आता है सेल्फ डन। सेल्फ डन क्या होता है, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम सेल्फ वर्क या सेल्फ डन। स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर 2 3 4 5 है और बड़े प्रॉब्लम का आंसर 1 2 3 4 5 है। 2 3 4 5 रिकर्जन लेके आया, बस मेरे को आगे 1 प्रिंट करना है। ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। ठीक है, 5 × 3 × 2 × 1 ये हो गया मेरे पास बिगर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम ये होगी 4 × 3 × 2 × 1। बस आगे मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है और स्मॉलर प्रॉब्लम को जो मेरे पास आंसर लेके आया है रिकर्जन, बस और बस मेरे को आगे उससे 5 से मल्टीप्लाई करना है। आगे भी क्या, बस 5 से मल्टीप्लाई करना है बस मेरे को रिकर्जन के आंसर को। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एज्यूम करूंगा कि 2 raised to power 3 मेरा रिकर्जन लेके आया है, बस और बस मेरे को आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है और वो हो गया मेरे पास सेल्फ डन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस सेल्फ डन। अगर इतनी बात क्लियर है तो 1 सेकंड को पॉज करो, 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और आप एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि आपको समीशन ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, आपको समीशन क्या करना है, फर्स्ट एन नंबर्स का समीशन करना है आपको, बस और बस ये बिगर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम और रिकर्जन ये चीज लिखनी है। ठीक है, बिगर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम और ये सेल्फ डन, बस आप ये चीज को लिखो। क्वेश्चन ये है कि प्रिंट सॉरी सम सम अप दी sum up the numbers from 1 to n। n यहाँ पे सपोज कीजिए 5 है। ठीक है, सपोज n इज इक्वल टू 5 और आपको क्या करना है, आपको वन से लेकर 5 तक का सम अप करना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर n इज इक्वल टू 5 आपको 1 से लेकर 5 तक का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे सम अप करना है। ठीक है, अगर आपके पास n इज इक्वल टू 3 है, 3 + 2 + 1 बोल दो या फिर आप 1 + 2 + 3 भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो सपोज आप 1 + 2 + 3 ही बोल कर चल रहे हो। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो सिर्फ 1 आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ये रिकर्जन से करना है, आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आपको रिकर्जन से इंप्लीमेंट करना है। आप यहाँ पे लिखिए व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस सेल्फ डन। ठीक है, आप यहाँ इस क्वेश्चन के लिए भी कीजिए व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम। ओके,
आप वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। ओके, तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बिग प्रॉब्लम क्या है? बिग प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमको 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का सम अप करना है। हमको क्या है बिग प्रॉब्लम? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। हमारे पास बिग प्रॉब्लम ये है। स्मॉल प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारे पास? स्मॉल प्रॉब्लम हो सकती है, स्मॉल प्रॉब्लम क्या होती है? जनरली एक सबसेट होती है हमारे पास बिग प्रॉब्लम का, ठीक है? तो स्मॉल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक सबसेट हो सकती है हमारे पास बिग प्रॉब्लम का। एंड हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा वो रिकर्जन लेके आएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये हो गया मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर। ये हो गया मेरे पास बिग प्रॉब्लम, ठीक है? ये होगी मेरे पास बिग प्रॉब्लम, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। ओके, और ये स्मॉलर प्रॉब्लम कौन लेके आएगा? ये स्मॉलर प्रॉब्लम लेके आएगा मेरे पास रिकर्जन, ठीक है? मैं एज्यूम करूंगा कि ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर रिकर्जन लेके आएगा। ओके, थर्ड स्टेप क्या होता था? मैंने बताया सेल्फ डन। सेल्फ डन में क्या होता है कि स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना। यहाँ पे स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है? और मेरे को इसको बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली ये तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बस और बस मेरे को जब इस स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना है, बस और बस मेरे को आगे 1 को ऐड ऑन करना है। बस और बस आगे 1 को ऐड ऑन करना है, 1 से बस और बस एडिशन करना है। ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? बिगर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम, सेल्फ डन। ओके, ठीक है? ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वाइट गुड, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते हैं, इन क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था, और चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये था। अब इन चारों क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम इसका है ना कोड लिखते हैं। अब इसको इंटरनली अच्छे ढंग से समझते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। तो पहला कोड क्या है हमारे पास? प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे, और अब हम इसको अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है? इसके इंटरनली चलते हैं, प्रिंट ओके। हमको क्या करना है? हमको प्रिंट करना है डिक्रीजिंग। हमको क्या करना है? प्रिंट क्या करना है? डिक्रीजिंग। मैं लिख देता हूँ, बिगर प्रॉब्लम क्या है? 5 4 3 2 1। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉलर प्रॉब्लम मेरे पास होगी 4 3 2 1। सेल्फ डन में क्या होगा? बस और बस आगे 5 को प्रिंट करना है। ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। ओके, अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं।
फंक्शन रिकर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है, सपोज करते हैं प्रिंट डिक्रीजिंग करके, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन बनाया मैंने, void प्रिंट डिक्रीजिंग, void प्रिंट, मैं पीडी बोल देता हूं इसको, पीडी, void पीडी। अब देखो, ये जो मेरे पास पीडी वाला फंक्शन है, ये जो मेरे पास पीडी वाला फंक्शन है, मेरे को यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट में एक नंबर तो चाहिएगा, एक नंबर तो चाहिएगा, एक डेटा टाइप तो चाहिएगा, और वो डेटा टाइप क्या होगा? इंट टाइप का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे को 5 4 3 2 1 मेरे को पता तो होना चाहिए कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यूज को, और वो वैल्यूज इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंट डेटा टाइप करके, एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ इंट नम, एक डेटा टाइप बोल देता हूँ जिसका नाम है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये होगी आपके पास बिग प्रॉब्लम, ये होगी आपके पास बिग प्रॉब्लम। ये जो फंक्शन होगा ना आपके पास प्रिंट डिक्रीजिंग वाला, आप एज्यूम करोगे ये जो पीडी वाला फंक्शन है ना, ये आपका 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करके लेके आएगा। ये होगा आपके पास, ये जो फंक्शन है ना, आप एज्यूम करोगे ये 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करके लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बिगर प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम का स्टेप। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या बोलती है? स्मॉलर प्रॉब्लम ये बोलती है कि आप अपने रिकर्जन के ऊपर भरोसा रखोगे, आप एज्यूम करोगे, आप अपने रिकर्जन के ऊपर भरोसा रखोगे कि वो मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। आप रिकर्जन के ऊपर भरोसा रखोगे कि वो स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। तो मान लीजिए रिकर्जन स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आ गया, ये चीज को अभी के लिए भूल जाओ। ये होगी आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम, और ये क्या होगी? ये होगी आपके पास एक रिकर्सिव कॉल, ये होगी आपके पास एक रिकर्सिव कॉल। देखो, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, पीडी फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? पीडी फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसे ही हम बोलते हैं रिकर्जन, ये हमने चीज पढ़ी थी यहाँ पे। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसे रिकर्जन बोलते हैं, और हमने देखा भी था कि आज की क्लास में क्या सिनेरियो फॉलो होगा, आज की क्लास में ये सिनेरियो फॉलो होगा, हमने यहाँ पे भी देखा था, है ना। तो वही तो चीज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे भी ए मान लो। बिगर प्रॉब्लम ये है कि मैं एज्यूम, बिगर प्रॉब्लम ये है कि मेरा 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट होके आ जाएगी। स्मॉलर प्रॉब्लम ये है कि मैं एज्यूम करूंगा जो मेरी रिकर्सिव कॉल होगी ना, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, उसे बोलते हैं रिकर्जन। तो जो मेरी ये कॉल गई ना, जो मेरी फंक्शन कॉल गई, उसको मैं बोल सकता हूँ रिकर्सिव कॉल, ठीक है। इसको मैं रिकर्सिव कॉल भी बोल सकता हूँ या फंक्शन कॉल भी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे रिकर्सिव कॉल बोलना एक करेक्ट तरीका होगा बोलने का, ठीक है। सही तरीका है बोलने का रिकर्सिव कॉल, ठीक है। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसे हम बोल सकते हैं, उस कॉल को बोल सकते हैं हम रिकर्सिव कॉल, ठीक है। ठीक, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। मैं एज्यूम करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं एज्यूम करूंगा कि 4 3 2 1 मेरी रिकर्सिव कॉल प्रिंट करके लेके आएगी। मैं एज्यूम करूंगा कि बिगर प्रॉब्लम का आंसर 5 4 3 2 1, ये जो मेरे पास बिगर प्रॉब्लम का आंसर होगा ना, ये वाला फंक्शन लेके आ जाएगा। और जो मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर होगा, वो मैं एज्यूम करूंगा ये मेरे स्मॉलर प्रॉब्लम की फंक्शन कॉल या रिकर्सिव कॉल लेके आएगी, ये चीज मैं एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो ये 4 3 2 1
ये 4 3 2 1 मेरा रिकर्सिव कॉल प्रिंट करके लेके आ गई। ये 4 3 2 1 मेरा रिकर्सिव कॉल प्रिंट करके लेके आ गई। ये चीज मैंने एज्यूम कर ली है, ये कमेंट्स है, ठीक है। मेरा 4 3 2 1 रिकर्सिव कॉल प्रिंट करके लेके आ गई। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है सेल्फ डन। थर्ड स्टेप होता है सेल्फ डन। 4 3 2 1 तो प्रिंट करके आ गई है, मेरे को सेल्फ डन में क्या करना होता है? स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना होता है। स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 4 3 2 1 को 5 4 3 2 1 में करना है। तो मैं एक बात बताऊं, मैं बस और बस यहां पे प्रिंट नहीं लगा दूं, प्रिंट नम, बस और बस मैं अगर यहां पे प्रिंट नम कर दूं तो मेरे पास ये स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि कुछ क्लियर हुआ कि कैसा सिंटेक्स दिखेगा, कुछ क्या कोड दिखता होगा कि ये मेरे पास बिगर प्रॉब्लम होगी, ये मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम होगी, ये मेरे पास सेल्फ डन हुआ, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत भी? ओके, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो इसको हम देखते हैं कि ये वेरिएबल क्या भला है। ये वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वेरिएबल क्या भला है? मैंने डेफिनेशन में बोला था, एक चीज बोली थी डेफिनेशन के अंदर, मैंने एक डेफिनेशन के अंदर एक चीज बोली थी कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉर अ स्मॉलर इनपुट, जब एक फंक्शन अपने आप को, एक बारी मैं इसको कॉपी कर देता हूं, उप्स, डेफिनेशन क्या बोलती थी? जब एक फंक्शन, ये रिकर्जन की डेफिनेशन है, ठीक है। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है फॉर अ स्मॉलर इनपुट, अब आ जाओ स्मॉलर इनपुट पे। ये स्मॉलर इनपुट क्या भला है, इस पे आ जाओ। ये स्मॉलर इनपुट क्या भला है, इसके आते। ये स्मॉलर इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको, अगर 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 आपका आपने रिकर्जन को इंप्लीमेंट किया है तो आपके जो पैरामीटर्स होंगे ना, जो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स है, अभी तो मान लीजिए यहाँ पे एक है, बट कल को यहाँ पे 2 या 3 या 4 आ जाते हैं, कितने भी आते हैं, आपके ये जो पैरामीटर होते हैं ना, हमेशा चेंज होते रहने चाहिए। ये चीज को आप दिमाग में डाल लो, हमेशा डालो। आपके जितने भी पैरामीटर है, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी यहाँ पे एक पैरामीटर है नम, अगले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ अच्छे ढंग से आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक पैरामीटर है नम, मान लीजिए यहाँ पे एक पैरामीटर है नम। तो जब मेरे पास अगली बारी इस फंक्शन की कॉल जाएगी, जब मेरे पास इस पीडी वाले फंक्शन की कॉल जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ पे इनिशियली नम है 7, तो अगली बारी यहाँ पे 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, ये जो नम है ना, हमेशा चेंज होता रहना चाहिए, या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, बट हमेशा चेंज होता रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी 5 है, अगली बारी भी 5 है, उससे अगली बारी भी 5 है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा कि वाई दिस थिंग शुड ऑलवेज चेंज, मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इस डेफिनेशन पे ध्यान दो, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉर अ स्मॉलर इनपुट, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है फॉर अ स्मॉलर इनपुट, दैट इज नोन एज रिकर्जन। डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हुई कि क्या बला क्या है, ठीक। अब देखो, आपके पास बिगर प्रॉब्लम ये थी कि आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है।
आपके पास स्मॉलर क्या होगी, यहाँ पे नम में क्या आ गया, नम में आएगा 5, क्यों आपके पास बिगर प्रॉब्लम है। यहाँ पे नम में अगर कल को 8 होता, मान लीजिए जाए आपके पास 8 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी होती, तो आपके पास नम में 8 होता है ना। बट अभी मेरे को 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो नम के अंदर आया 5। ओके, तो आपके पास बिगर प्रॉब्लम ये है कि आपको 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम ये होगी, आपको 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी होगी। तो क्यों ना मैं यहां पे नम -1 कर दूं, क्यों ना मैं यहां पे नम -1 कर दूं। अगर मैं एज्यूम करूंगा कि 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग, तो ये मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम करके आएगी, और जो मेरे पास 4 से लेकर 1 तक की जो काउंटिंग प्रिंट करके लेके आएगी, वो मेरी कौन सी होगी, स्मॉलर प्रॉब्लम होगी। तो 4 से लेकर 1 तक की, तो यहाँ पे 5 है, तो नम के अंदर 5 -1 दैट इज गोना बी 4। तो मैं PD 4 की कॉल नहीं लगा दूं क्या, PD 4 की कॉल नहीं लगा दूं क्या, ये अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास PD 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करके लेके आएगी। ठीक है, PD 4। ओके, इतनी बात क्लियर है कि PD 4 की कॉल लगा देता हूं मैं। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि PD 5 PD 4, इसको ऐसे भी देख लो आप, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, प्रिंट 5, या प्रिंट को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पास बिगर प्रॉब्लम होगी या आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, और ये स्मॉलर प्रॉब्लम आपका 4 3 2 1 प्रिंट करके लेके आएगी, और आपको इसको स्मॉलर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके बिग प्रॉब्लम में सेल्फ डन बना देगा। ठीक है, ये चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सारी चीजें। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर 4 3 2 1 कौन प्रिंट करके लेके आया, स्मॉलर रिकर्जन प्रिंट करके लेके आया, हमारी रिकर्सिव कॉल प्रिंट करके लेके आ गई। उसके बाद बस और बस मेरे को आगे 5 ही तो पुट करना था, और 5 जैसे ही मैं पुट करूंगा मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस प्रोग्राम को हम एक बारी कोड करते हैं, इस प्रोग्राम को हम एक बारी कोड में करके देखते हैं। ठीक है, ओके, सो सपोज चलिए VS कोड ही इस्तेमाल किया जाए। ओके, तो हम बोलते हैं इंट्रो टू रिकर्जन। अच्छा, ओके, क्वाइट गुड। ओके, पब्लिक क्लास एक सेकेंड। ओके, हमारे पास क्वेश्चन देख क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमको प्रिंट डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 to 1। ठीक है, 5 to 1। अभी हम जनरली 5 to 1 बोल रहे हैं, बाद में जाके इस 5 को हम n बोल देंगे। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, हमको पता है सबसे पहले क्या आता है, एक्सेस मॉडिफायर्स। सबसे पहले कहेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स, उसके बाद आएगा हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद आएगा हमारे पास रिटर्न टाइप। हमको इस फंक्शन से अभी कुछ रिटर्न नहीं करवाना है ना, अभी हमको इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाना, हमको तो बस प्रिंट करवाना है, रिटर्न थोड़ी ना करवाना है, बस प्रिंट करवाना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, लेट मी
जस्ट नेम एज पीडी, ठीक है। और ये पीडी क्या आर्ग्यूमेंट्स लेगा, इंट नम। तो ये होगी मेरे पास बिगर प्रॉब्लम, ये होगी मेरे पास बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम ये है कि मैं 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करके लेके आऊंगा, ये होगी मेरे पास बिगर प्रॉब्लम। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं बिगर प्रॉब्लम। ओके, हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉलर प्रॉब्लम ये है कि मैं नम -1, 5 तो मेरे पास बिगर प्रॉब्लम होगी, 5 से लेकर 1 तक मेरी होगी बिगर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी? 4 से लेकर 1 तक की, ठीक है। ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम, ये होगी मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। बिगर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम। अब मेरे को क्या करना होता था? मेरे को करना होता था सेल्फ डन। सेल्फ डन क्या बोलते हैं? सेल्फ डन ये बोलते हैं कि हमको स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बिगर प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम सेल्फ डन, ठीक है। इसमें सेल्फ डन क्या करेंगे? बिगर प्रॉब्लम होगी वो 5 से लेकर 1 तक का आंसर प्रिंट करके लेके आएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। या गुड। ओके, सो मेरे पास बिगर प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास बिगर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 5 से लेकर 1 तक का 5 से लेकर 1 तक की वैल्यूज को प्रिंट करना है। मेरे पास बिगर प्रॉब्लम ये है। मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास स्मॉलर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 4 से लेकर 1 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना है ना, 4 3 2 1 प्रिंट करना है, 4 3 2 1 प्रिंट करना है। बिगर प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? मेरे को 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है। ओके, बिगर प्रॉब्लम मेरे पास ये है, स्मॉलर प्रॉब्लम मेरे पास ये है, ठीक है। बिगर प्रॉब्लम ये है, स्मॉलर प्रॉब्लम मेरे पास ये है। ओके, गुड। अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे को थर्ड स्टेप क्या आता था हमारे पास? थर्ड स्टेप ये आता था, बिगर प्रॉब्लम हो गया, स्मॉलर प्रॉब्लम हो गया, बिगर प्रॉब्लम हो गया, स्मॉलर प्रॉब्लम हो गया। थर्ड स्टेप आता था हमारे पास सेल्फ वर्क, कि स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करूं। सेल्फ वर्क क्या बोलता था? स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते थे सेल्फ वर्क, है ना। ओके, स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर ये आ गया और अब मेरे को कन्वर्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा? बस मैं आगे प्रिंट नहीं कर दूं, और किसको प्रिंट करूं? नम को प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास सेल्फ डन। सेल्फ डन बोल दो या सेल्फ वर्क बोल दो। ओके, क्वाइट गुड। तो ठीक है, बिगर प्रॉब्लम आपका क्या हो गया? ये पूरा फंक्शन हो गया। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगा? आपके पास ये रिकर्सिव कॉल हो गई है, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास सेल्फ डन। ये चीज होगी हमारे पास, एक हमारा रिकर्सिव फंक्शन तैयार। ये पीडी क्या है? पीडी नम -1 क्या है? ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल है। और हमेशा हमको याद रखना है कि ये जो नम वाला वेरिएबल है ना, ये जो नम वाला वेरिएबल है, हर फंक्शन कॉल, हर रिकर्सिव कॉल में चेंज होते रहना चाहिए। मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा क्यों ये होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है। और प्रोग्राम को चलाने के लिए इस फंक्शन की भी तो मेरे को फंक्शन कॉल लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस फंक्शन की फंक्शन कॉल कराता हूँ, pd सपोज 5। अब आप इसको समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देखो, एक सेकंड बस। आपको इनिशियली ये एरर क्यों आया? पहले तो हम ये देखते हैं ये एरर क्या है। ये एरर क्या है? ये एरर क्या होता है? अब आप इसको है ना ऐसे समझो। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि, अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम इसका है ना एक काम करते हैं, ड्राई रन करते हैं। अब एक बार हम इसका क्या करते हैं, इस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं, और हम समझते हैं कि एरर क्यों आया, और ये एरर आया ये है क्या? ये एरर क्या है? ये एरर होता है स्टैक ओवरफ्लो वाला एरर, ठीक है। इस एरर को बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो।
और अब हम समझते हैं ये एरर आया तो आया क्यों, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज समझ गए हो तो आपका रिकर्जन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं ये एरर आया तो आया क्यों, ठीक है। और जो ये एरर आया है ना, इस एरर को बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसी कंसेप्ट से निकल के आएगा हमारे पास बेस केस। इसी कंसेप्ट से निकल के आएगा हमारे पास बेस केस। ठीक है, इसी कंसेप्ट से निकल के आएगा हमारे पास बेस केस। अब देखो, इतनी बात तो क्लियर है कि व्हाट इज दिस बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, ये है क्या भला, इतनी बात क्लियर है आपको। ये बीच में स्पेस क्यों नहीं आ रही, चलो छोड़ो। अब एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ड्राई रन करेंगे, और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अगर ये दिख पाएगी तो। आप इनिशियली एक सेकंड के लिए, एक मिनी सेकंड के लिए एक चीज नोटिस करना। आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी, आप एक सेकंड के लिए नोटिस करना क्या होगा क्या, ठीक है। आप एक सेकंड के लिए नोटिस करना, क्या पता चले। नहीं, वो चीज दिख नहीं पा रही है, चलो छोड़। अदरवाइज होगा क्या सिनेरियो, मैं आपको एक बार अच्छी ढंग से इसका ड्राई रन कराता हूँ, और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये एरर क्यों आ रहा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको पता है स्टैक। अब एक बार ये ना इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टैक वाली मेमोरी में हमारे पास मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होती है, ये चीज हमें पता है। तो ये हो गया हमारे पास मेन फंक्शन, ये होगी मेरे पास स्टैक मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी को अच्छे ढंग से लिखते हैं, ओके। ये होगी मेरे पास स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो ये मेरे पास मेन फंक्शन फ्रेम लोड हो गया स्टैक वाली मेमोरी में। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मेरे पास PD5। PD5 ये क्या है, ये एक फंक्शन कॉल है, ये एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल है। और हमें पता है फंक्शन कॉल से क्या होता है, फंक्शन कॉल से ये होता है कि स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है। और किस नाम से फंक्शन फ्रेम क्रिएट होएगा, जैसे मेरे पास फंक्शन कॉल गई PD5, तो एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ स्टैक वाली मेमोरी में, और किस नाम से क्रिएट हुआ, जिसकी फंक्शन कॉल गई थी, तो ठीक है PD5, ओके ओके। तो ये हो गया मेरे पास एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट, ओके। PD फंक्शन की फंक्शन कॉल गई थी, तो ये मेरे पास PD वाला फंक्शन है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब ये वाले फंक्शन को स्टैक वाली मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो चुकी है, मेमोरी अलोकेट हो चुकी है। अब मेरे पास नम क्या है, अब ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, आपके यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पे नम क्या है, यहाँ पे नम क्या है, नम मेरे पास 5 है, तो ठीक है मैं लिख देता हूं नम इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नम इज इक्वल टू 5, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और किसको प्रिंट किया मैंने 5 को प्रिंट किया, वेरी गुड, 5 को मैंने प्रिंट किया 5 को। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक आउटपुट विंडो भी बना देता हूँ साथ के साथ,
दिस इज गोना बी द आउटपुट विंडो। तो मेरे पास इनिशियली जो मेरा ब्लिंकर होता है या मेरे पास कर्जन होता है वो मेरे पास यहाँ पे रहता है। अब मैंने यहाँ पे 5 को प्रिंट किया, ओके 5 को प्रिंट किया और मेरे पास कर्सर यहाँ पे आ गया। मैं प्रिंट एलन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसी लाइन में रहूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया 5 को, प्रिंट किया 5 को, ओके। मेरे आउटपुट विंडो में 5 प्रिंट हो चुके हैं। अब देखो, अब देखो, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन भी क्लियर हो चुकी है। अब आया मैं इस वाली लाइन में। अब देखो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बोलता हूँ पी डी नम -1। पीडी, पीडी मतलब रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल या फंक्शन कॉल भी बोल सकते हो, बट यहां पे हम स्पेसिफिकली रिकर्सिव कॉल बोलेंगे। रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल जा रही है, किसकी जा रही है, नम -1 की जा रही है। रिकर्सिव कॉल जा रही है और किसकी जा रही है, नम, एक सेकेंड, हाँ जी, रिकर्सिव कॉल जा रही है, किसकी जा रही है, पीडी की, पीडी की रिकर्सिव कॉल जा रही है, ठीक है। पीडी रिकर्सिव कॉल, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। पीडी नम -1, नम क्या है, नम मेरे पास यहाँ पे क्या है, नम है मेरे पास 5 और पीडी 5 -1, ठीक है। और जैसे ही मेरी एक रिकर्सिव कॉल जाती है या मेरे पास फंक्शन कॉल जाती है तो क्या होता है, स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है। मेरे को पता है ये मेरे पास एक रिकर्सिव कॉल है या फंक्शन कॉल बोल सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली रिकर्सिव कॉल क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये रिकर्जन है, ठीक है। अदरवाइज मैं फंक्शन कॉल भी बोल सकता हूँ। रिकर्जन कॉल या फंक्शन कॉल से क्या होता है, स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है, ठीक है। एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ और किस के बेसिस पे क्रिएट होगा, किसके बेसिस पे क्रिएट होगा, वो इसके बेसिस पे क्रिएट होगा। एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ और किसके बेसिस पे क्रिएट हुआ, पीडी के बेसिस पे। और जिसके अंदर फंक्शन फ्रेम का नाम क्या होगा, एक फंक्शन का नाम क्या होगा, पीडी होगा। और जिसके अंदर क्या हुआ, नम -1 की कॉल गई, पीडी 5 -1, दैट इज गोना बी पीडी 4। तो मेरे पास पीडी 4 की कॉल गई। इतनी बात क्लियर है, क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि मेरे पास एक नया फंक्शन कॉल गई पीडी 4 को, ठीक है। बस और बस इतना हुआ इस फंक्शन, इस लाइन से, ओके। पीडी 4 की कॉल गई, क्वाइट गुड। अब मैं क्या बोलूंगा, पीडी 4 की जब मेरे पास कॉल गई तो मेरे पास यहाँ पे नम में क्या आया, मेरे पास, अब ध्यान से देखना क्या होगा, क्या नम में क्या आया, मेरे पास यहाँ पे नम में आया 4, नम में आया मेरे पास 4। पहले 5 आया था इनिशियली मेरे पास, यहाँ पे जब मेरे पास कॉल गई थी मेरे पास यहाँ पे 5 आया था। जब मेरे पास यहाँ से कॉल गई थी तो मेरे पास यहाँ पे 5 आया था। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास नम में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, यहाँ की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। पीडी 4, वेरी गुड। अब पीडी 4 में मेरे पास नम की वैल्यू क्या आई, नम की वैल्यू आई मेरे पास 4। मैंने प्रिंट किया 4 को, मैंने प्रिंट क्या किया, 4 को प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 को प्रिंट किया और जो मेरा कर्सर था या मेरा जो पॉइंटर था वो आगे बढ़ गया, ठीक है। अब मेरे पास फिर से एक नया, मेरे पास फिर से एक फंक्शन कॉल गई, एक रिकर्सिव कॉल गई। और कौन सी रिकर्सिव कॉल, ये रिकर्सिव कॉल पीडी नम -1। पीडी नम क्या है मेरे पास, नम है मेरे पास 4 एंड पीडी 4 -1 दैट इज गोना बी 3। तो दैट इज मैं लिख दूं पीडी 3, यहाँ पे मैं लिख दूं पीडी 4। अब मेरे पास किसकी कॉल गई, पीडी 3 की कॉल गई। और जैसे मेरे को पता है फंक्शन कॉल जाती है तो स्टैक वाली मेमोरी में क्या होता है, एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है, वेरी गुड। तो पीडी 3 का एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ, वेरी गुड, ओके। जैसे पीडी 3 का एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ, मेरे पास आया पीडी क्या हुआ, नम क्या हुआ मेरे पास, नम हुआ मेरे पास 3। नम क्या हुआ, नम हुआ मेरे पास 3। मैंने क्या किया उसके बाद,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नम हुआ मेरे पास 3। मेरे पास क्या हुआ उसके बाद प्रिंट क्या किया गया, मैंने प्रिंट किया मैंने नम को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नम को प्रिंट किया और मैंने अपने कर्सर को आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर से मेरी एक फंक्शन कॉल गई। ध्यान से देख लो क्या हो क्या रहा है। फिर से मेरी एक फंक्शन कॉल गई pd num -1 pd 3 - 1 दैट इज गोना बी 2। मेरे पास फिर से एक फंक्शन कॉल गई, रिकर्सिव कॉल भी बोल सकता हूँ। 3 - 1 दैट इज गोना बी 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ pd 2 की कॉल गई। जैसे ही मेरे पास रिकर्सिव कॉल गई pd 2 की, जैसे ही मेरे पास pd 2 की रिकर्सिव कॉल गई, यहाँ से इसकी कॉल जाती है pd 2 की रिकर्सिव कॉल गई, ठीक है। मेरे पास नम क्या आया, नम आया मेरे पास, नम क्या आया मेरे पास, नम आया मेरे पास 2। वेरी गुड। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट क्या किया, 2 को प्रिंट किया, प्रिंट 2। मैंने प्रिंट किया 2 को और मैंने अपना कर्सर को आगे बढ़ा दिया। ओके, मैंने कर्सर को आगे बढ़ा दिया, वेरी गुड। ओके, और उसके बाद फिर से किसकी कॉल गई, pd num -1। pd क्या है, नम क्या है, यहाँ पे नम है मेरे पास 2, तो pd 2 - 1 दैट इज गोना बी pd1। मेरे पास pd1 की फंक्शन कॉल गई, रिकर्सिव कॉल गई। और मेरे को पता है जैसे ही मेरे पास रिकर्सिव कॉल जाती है तो स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हो जाता है, और ये चीज मेरे को पता है। स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ओके, या एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हो जाता है स्टैक वाली मेमोरी में जैसे ही मेरे पास एक फंक्शन कॉल जाती है, ठीक है। तो pd 1 की फंक्शन कॉल गई, वेरी गुड। जैसे ही मेरे पास pd 1 की फंक्शन कॉल गई तो स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या हुआ pd, और नम की वैल्यू क्या होगी 1। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। नम इज इक्वल टू हुआ 1, नम क्या हुआ मेरे पास 1। ओके ओके, अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या सिनेरियो है। हमारे पास फंक्शन कॉल की pd1 की, ओके। pd1 में हमारे पास num1 क्या आया, हमारे पास नम क्या आया 1 आया, ओके। नम, मैं इसको एक काम करता हूँ, सबको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, हमारे पास नम क्या आया 1 आया, ओके। मैंने क्या किया उसके बाद प्रिंट किया, किसको, नम को प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट नम, ओके। मैंने 1 को यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद मैंने जो अपना पॉइंटर था वो मैंने आगे बढ़ा दिया, ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, मेरे पास एक फिर से फंक्शन कॉल गई, मेरे पास एक रिकर्सिव कॉल गई pd num -1, pd 1 - 1 दैट इज गोना बी 0, pd 0, pd 0। मेरे पास एक नई फंक्शन कॉल। अब मेरे को पता है जैसे ही मेरे पास एक फंक्शन कॉल जाती है तो स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है, ये चीज मेरे को पता है ना। स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है जैसे ही मेरे पास एक फंक्शन कॉल जाती है, तो ठीक है, मेरे पास एक नई फंक्शन कॉल गई, ओके। मेरे पास एक नई फंक्शन कॉल गई जिसका नाम क्या है pd 0, वेरी गुड। अब देखो, सेम स्टेप जो यहाँ पे फॉलो हुए थे, जो इस सिनेरियो में फॉलो हुए थे, जो इस सिनेरियो में फॉलो हुए थे, वो यहाँ पे फॉलो होंगे, एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो होंगे। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट होगा 0 होगा, उसके बाद मेरे पास -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और मेरे पास फंक्शन फ्रेम कैसे क्रिएट होते रहेंगे, मेरे पास फंक्शन फ्रेम ऐसे क्रिएट होंगे pd -1 pd -2 pd -3 pd सोन 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 सोन, ऐसे होता रहेगा। मेरे पास नए नए फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते रहेंगे और ये फंक्शन फ्रेम तो कभी रुकेंगे भी नहीं क्योंकि मेरे पास एक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। समझने की कोशिश करो, अभी सिनेरियो क्या हो रहा था, अभी तक सिनेरियो ये था कि मेरे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन है ही नहीं। मेरे पास pd 0 की कॉल गई, pd 0 से pd -1 की कॉल गई, pd - से pd -2 की कॉल गई, pd -2 से pd -3 की कॉल गई, फिर -3 से -4 की गई, -4 से -5 -6 -7 -6, ऐसे 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 चलती जा रही है। बट कभी ना कभी जाके तो ये रुकनी चाहिए थी, ये तो रुक ही नहीं रही है। अब जब ये रुक नहीं रही है तो उससे क्या हो रहा है, अब जब ये रुक नहीं रही है
तो मेरे पास स्टैक वाली मेमोरी में नए 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 फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते जा रहे हैं। ऐसे नए 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 हर बारी फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते जा रहे हैं और ये भरते जा रही है, स्टैक वाली मेमोरी भरती जा रही है। और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है तो आपको ये बात भी पता होगी कि मेमोरी तो लिमिटेड ही होती है हमारे पास। वैसे भी अगर नहीं भी पता आपको, फिर भी आपके पास रैम तो लिमिटेड ही है। अब ये थोड़ी ना कि आपके पास रैम अनलिमिटेड है, रैम तो आपके पास लिमिटेड ही है। बट ये फंक्शन फ्रेम तो क्रिएट होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, ये भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे, अनलिमिटेडली भरते जा रहे। तो आपके पास एक टाइम आएगा, आपके पास एक टाइम आएगा जिस टाइम पे आपके पास ये स्टैक वाली जो मेमोरी है ना, ये फुल हो जाएगी, ये वाली मेमोरी फुल हो जाएगी। और जैसे ये वाली मेमोरी फुल होती है ना, जैसे ये वाली मेमोरी फुल होती है, आपके पास मान लीजिए कुछ कैपेसिटी थी और वो पूरी भर चुकी है, स्टैक वाली मेमोरी पूरी भर चुकी है। ये आपके पास स्टैक मेमोरी थी और ये पूरी भर चुकी है टॉप तक, टॉप तक। और जैसे ही आप एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट करोगे ना इसके ऊपर टॉप पे, ये एरर दे देगा, एक एरर दे देगा, ये एक एरर दे देगा। ये आपके पास स्टैक वाली मेमोरी थी, ये हो चुकी है बिल्कुल टॉप तक फुल, पूरी टॉप तक फुल हो चुकी है। और जैसे ही आप एक नया फंक्शन फ्रेम डालते हो इसके ऊपर, एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट करते हो, और फंक्शन फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, एक नया फंक्शन कॉल से, एक नया फंक्शन कॉल से एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है। जैसे एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है एक फुल स्टैक वाली मेमोरी में, फुल स्टैक, जो स्टैक वाली मेमोरी फुल है, भरी पड़ी है, पूरी स्टैक मेमोरी बिल्कुल फुल है, उसके ऊपर एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है, तो वो एक एरर थ्रो कर देगा। और वो एरर क्या होगी, वो एरर होगी स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो, स्टैक मेमोरी ओवरफ्लोड। एक ये एरर थ्रो कर देगा एक फुल स्टैक वाली मेमोरी के अंदर एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट किया जाए तो, ठीक है। तो वो एक एरर थ्रो कर देता है जिसका नाम होता है स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो। इतनी बात क्लियर है। और ये स्टैक वाली मेमोरी ओवरफ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है चेक करने के लिए कि हमको कहाँ पे स्टॉप करना है। क्योंकि हम तो बढ़ाते जा रहे हैं, एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट करते जा रहे हैं हर बारी हर बारी। बट हमारे पास एक स्टॉपिंग कंडीशन भी तो होनी चाहिए थी। बट हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी, 1 थी। बट हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वो स्टॉपिंग कंडीशन को लिखा ही नहीं। और इस स्टॉपिंग कंडीशन को ही हम बोलते हैं बेस केस, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से सिनेरियो बताता हूँ कि यार सिनेरियो है, देखो। सिनेरियो ये है कि सिनेरियो ये है कि हमारे पास नए फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते जा रहे। पी डी 0 आया, उसके बाद पी डी -1 आया, फिर -2 का फंक्शन फ्रेम आया, फिर -3 का फंक्शन फ्रेम आया, फिर -4, फिर -5, फिर -6। ऐसे 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 चलते जा रहे हैं। कभी रुक नहीं रहा हमारा प्रोग्राम। क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन ही नहीं है जिससे मैं रोक लूं। हर बारी स्टैक वाली मेमोरी में एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता जा रहा है। और ये फंक्शन फ्रेम से क्या हो रहा है, मेरे पास स्टैक वाली मेमोरी की मेमोरी कम होती जा रही है। जो ये मेरे पास स्टैक मेमोरी है ना, ये जो स्टैक मेमोरी है, इसकी मेमोरी कम होती जा रही है, इसकी स्पेस कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास कि हमारे पास इतने फंक्शन फ्रेम क्रिएट हो जाएंगे कि मेरे पास स्टैक वाली मेमोरी पूरी भर जाएगी, पूरी पैक हो जाएगी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी स्पेस नहीं बचेगी, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास एक नया फंक्शन कॉल जाती है, एक नई फंक्शन कॉल जाती है, तो मेरे को पता है नई फंक्शन कॉल से क्या होता है, एक अ, नई फंक्शन कॉल से क्या होता है, एक फंक्शन फ्रेम क्रिएट होता है स्टैक वाली मेमोरी में। बट मेरे पास स्टैक वाली मेमोरी तो फुल भरी पड़ी है। अब जैसे ही मैं एक नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट करूंगा फुल स्टैक वाली मेमोरी के अंदर, तो क्या होगा, एक एरर थ्रो होगी जिसका नाम है स्टैक मेमोरी ओवरफ्लोड है। और ये एरर जब ही थ्रो होती है जब मेरे पास स्टैक वाली मेमोरी पूरी भरी होती है, ठीक है। और ये ही हमारे प्रोग्राम ने थ्रो करी थी। मेरे को दिख नहीं पा रहा है, क्यों नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको अच्छे ढंग से दिखाता हूँ ये बारी। आप देखना क्या होगा, इनिशियली आप देखना क्या होगा, ठीक है। देखना थोड़ी सेकंड के लिए एकदम से ना प्रिंट होगा, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनी सेकंड के लिए एकदम से प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एकदम से एरर थ्रू हो जाएगी। ध्यान से देखना, एकदम से प्रिंट हुआ, मैं फिर से लिख देता हूँ। वैसे तो कुछ अंतर होगा नहीं इस चीज से।
ध्यान से देखना आप क्या होगा, एक बिल्कुल 1 मिली सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए ध्यान से देखना। एकदम से प्रिंट होता है और एक बहुत एकदम से प्रिंट होगा और उसके बाद एरर थ्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पे एरर दिख नहीं पा रही है, अदरवाइज जो ये एरर होती है ना, ये एरर स्टैक मेमोरी ओवरफ्लोड की एरर होती है। इसको थोड़ा सा अगर ऊपर लेके जाए, जा नहीं पा रहा है, अगर जाइए थोड़ा बहुत भी ऊपर जाए तो क्या होगा, मेरे को वहां पे दिख जाएगी कि स्टैक मेमोरी ओवरफ्लोड वाली एरर है। ठीक है, ये एक काम करते हैं, हम इसको गूगल पे खोल के देखते हैं। ठीक है, किसी गूगल आईडी पे खोल के देखते हैं। एक बार इसको हम चला के देखते कि देखो, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसमें आप हमको दिख जाएगा क्या क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये ऑनलाइन जीडीबी है, तो ये थोड़ा सा स्लो होगा। आप ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो इनिशियली क्या हो रहा है, बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे, मैं मान लिया जाए कि 5,000 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्या होगा, 5,000 आएगा, उसके बाद धीमे धीमे वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, एकदम से माइनस में भी आया था, अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस में भी आया था। देखो, ठीक है, ऐसा होगा कि पहले पॉजिटिव वैल्यूज प्रिंट होगी, 5,000 प्रिंट होगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 5 है तो पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ऐसे ऐसे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, और ये क्यों हो क्यों रहा है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है ये, ऐसा हो क्यों रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ, ऐसा हो क्यों रहा है ये, ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि, ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ये पूरे सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बेस केस लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको एक बेस केस लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास चौथी चीज आती है बेस केस, हमारे पास चौथी चीज आती है बेस केस। ठीक है, और बेस केस क्या होता है, बेस केस कुछ नहीं है, एक स्टॉपिंग कंडीशन होती है। तो मैं बोलता हूं यहां पे एक बेस केस भी इंप्लीमेंट कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, एक बेस केस भी इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है, और बेस केस कैसा दिखता है, बेस केस ऐसा दिखता है, अगर मेरे पास नम 0 के बराबर आ जाता है तो मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। ये हो गया मेरे पास बेस केस, ये पूरा की पूरी चीज होगी मेरे पास बेस केस। ठीक है, मैं हेल्प लिख देता हूं बेस केस। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोग्राम को अब चलाऊं तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको चला के दिखाता हूं इसको। ठीक है, देखो 5 4 3 2 1 बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट कर रहा है। और हमको कैसे प्रिंट करना था, हमको ऐसे प्रिंट करना था, 5 4 3 2 1। तो ठीक है, देखो 5 4 3 2 1, अगर मैं यहाँ पे 15 डालूं तो मेरे पास 15 14 13 20 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमको बेस केस लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे ना अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर बेस केस नहीं लगाते हैं, ध्यान से देखो, इफ यू डोंट पुट बेस केस, डोंट पुट बेस केस in a program, we will have, we will definitely have stack memory overflow exception। ठीक है, हमारे पास पक्का, अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे ना, अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर पक्का स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो एक्सेप्शन आएगी ही आएगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लाइट बल्ब जो भी है ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक। तो हमारे पास बेस केस आ गया। अब देखो, जब मैं बेस केस अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने बेस केस अप्लाई किया, जैसे ही मैंने बेस केस अप्लाई किया तो क्या होगा सिनेरियो, देखो जब क्या होगा, जैसे ही मैं बेस केस अप्लाई करता हूं तो क्या होगा सिनेरियो, मेरे पास आई PD 0 की कॉल, फंक्शन कॉल आई PD 0 की, ठीक है। नम आया मेरे पास 0। मैं बोलूंगा अगर मेरे पास नम इज इक्वल टू 0 आया, और मेरे पास नम क्या है 0 ही है, अगर मेरे पास नम इज इक्वल टू 0 आया, रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। वेट वेट, मैं यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पा रहा हूँ, देखो, अगर मेरे पास नम इज इक्वल टू 0 आया तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ऑन द स्पॉट रिटर्न कर दो। और हमको पता है जैसे ही हम रिटर्न करते हैं, हमको पता है जैसे ही हम रिटर्न करते हैं तो हमारा फंक्शन फ्रेम स्टैक वाली मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है, ऑन द स्पॉट स्टैक वाली मेमोरी में से फंक्शन फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये वाला फंक्शन फ्रेम स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय हुआ। फिर हमारे पास कोड का फ्लो यहाँ पे आया। अब इस कोड के फ्लो, जैसे हमारे पास कोड का फ्लो यहाँ पे आता है, ठीक है, हम देखेंगे क्या इसके नीचे कुछ कोड बचा हुआ है, नहीं, इसके नीचे कोई कोड नहीं बचा हुआ, तो ये भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा, ये भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा, और ये फंक्शन फ्रेम भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा। और अब मेरे पास कोड का फ्लो यहाँ पे आएगा, और मैं देखूंगा क्या इस कोड के नीचे कुछ लिखा हुआ है, नहीं, इस कोड के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला फंक्शन भी, मेन वाला फंक्शन भी स्टैक वाली मेमोरी से डिस्ट्रॉय होएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो फॉलो होएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्या सिनेरियो फॉलो हो रहा है हमारे पास, इतनी बात क्लियर है क्या सिनेरियो फॉलो हो रहा है हमारे पास। अगर इतनी बात क्लियर है तो, और अगर आपको कोड भी क्लियर है कि कोड एक बार आप देख सकते हो कि कोड कैसा लिखा गया है, कोड में कुछ नहीं है, ये हमारे पास बेस केस हो गया, ये हमारे पास सेल्फ वर्क हो गया, ये हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम हो गया। बेस केस क्या होता है, बेस केस इज जस्ट अ स्टॉपिंग कंडीशन, उससे फालतू कुछ नहीं होता, बस एक स्टॉपिंग कंडीशन को ही बोलते हैं हम बेस केस। अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम पक्का स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो वाली एक्सेप्शन देगा। इसको हम हैंडल भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो बेस केस को नहीं भी लगा सकते, बट इवेंचुअली उसका मतलब बेस केस जैसे कुछ हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट इवेंचुअली वो बेस केस जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, क्लास कुछ 1.5 घंटे की हो गई है, ये वापस मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, बीच में दिक्कत आ गई थी वीडियो में। तो एक बारी हम एक बारी जल्दी से पढ़ लेते कि हमने क्या किया था आज की क्लास में, एक बारी तुरंत पढ़ लेते कि आज की क्लास में हमने क्या किया था। आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है फॉर अ स्मॉलर इनपुट, दैट इज नोन एज रिकर्जन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल करता है, कुछ ऐसा सिनेरियो था। बट आज की क्लास में क्या सिनेरियो था कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। और ये मेमोरी में देखा जाए, स्टैक वाली मेमोरी में कैसे दिखते हैं, हमारे पास सबसे पहले मेन फंक्शन मेमोरी में लोड होता है, यह चीज़ हमको पता है। ए फंक्शन से हमने बी फंक्शन की कॉल लगाई, बी फंक्शन से हमने सी फंक्शन की कॉल लगाई। बट आज की क्लास में हमने क्या किया, एक फंक्शन से हमने उसी फंक्शन की कॉल लगाते रहे, ठीक है। हमको रिकर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं रिकर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई बिगर प्रॉब्लम। हमको बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, और बड़ी प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम होती है जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, जनरली वही रहती है। प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग, फाइंड फैक्टोरियल, ये सारे आपके पास बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होता है, स्मॉलर प्रॉब्लम इज अ सबसेट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम एज वेल एज स्मॉलर प्रॉब्लम। हम एज्यूम करते हैं कि रिकर्जन हमारा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा, हम एजम्पशन लेते हैं
कि रिकर्जन हमारा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आएगा। तीसरा स्टेप होता है सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम टू बिग प्रॉब्लम। जो हमारा स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर को बड़े प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं सेल्फ वर्क। ठीक है। चौथी चीज होती है हमारे पास बेस केस। अगर हम बेस केस लगाना भूल जाए तो हमारा प्रोग्राम पक्का डेफिनेटली स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो देगा ही देगा, एक्सेप्शन पक्का देगा। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। अगली क्लास में हम पक्का देखेंगे कि कैसे आइटरेटिव और रिकर्सिव कोड को हम कंपेयर कर सकते हैं। यही प्रोग्राम हम अगली क्लास में रिकर्सिव से करेंगे और हम देखेंगे कि फॉर लूप और रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, कुछ ये प्रोग्राम थे हमारे पास। फिर हमने देखा कि बिगर प्रॉब्लम का क्या सिनेरियो होता है, स्मॉलर प्रॉब्लम का क्या सिनेरियो होता है। स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर रिकर्सिव को लेके आती है, बिगर प्रॉब्लम के आंसर को कन्वर्ट करना, स्मॉलर प्रॉब्लम के आंसर को बिगर प्रॉब्लम के आंसर को बिगर प्रॉब्लम के आंसर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम सेल्फ डन। हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने स्टैक मेमोरी में देखा कि फंक्शन फ्रेम कैसे क्रिएट होते हैं, और हमने ये देखा कि स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो की एक्सेप्शन क्यों आती है। ठीक है, स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो की एक्सेप्शन इसलिए आती है क्योंकि अगर मेमोरी फुल है और हम उसके अंदर नया फंक्शन फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हमने इतना ही किया। हमने ये चीज और देखा था कि कैसे फंक्शन फ्रेम क्रिएट हो रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे ये बेस केस लगाना भूल जाए तो हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते रहेंगे और फंक्शन फ्रेम क्रिएट होते रहेंगे अगर हम ये बेस केस लगाना भूल जाए तो। और ये बेस केस एक स्टॉपिंग कंडीशन ही होती है इवेंचुअली। ठीक है, सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। सो ठीक है, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग।